नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद काफी तनाव है। पाकिस्तान को सपने में भी भारत के हमले का डर सता रहा है। मुंबई से लेकर कश्मीर तक युद्ध से पहले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि जब युद्ध हो या युद्ध जैसे हालात बने तो उस विकट परिस्थिति में जान माल के नुकसान को कम कैसे किया जाए। लोगों को यह बताया जा रहा है कि जंग जैसे हालात में कैसे सुरक्षित आपको बचना है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत में जंगी सायरन, आतंकिस्तान से अब अंतिम रण। भारत के मॉक ड्रिल ने उड़ा दी है पाकिस्तान की नींद। 54 साल बाद महायुद्ध की आहट, मुनीर की सेना में भय भयंकर। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का प्लान तैयार। अब पाकिस्तान भुगतेगा पहलगाम का अंजाम। साफ इशारा है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त होगा पाकिस्तान की तरफ से। इसीलिए हर प्रकार से देश तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री बार बार बातचीत कर रहे हैं सब स्टेट से, और जंग तभी शुरू होगी जब देश हर प्रकार से तैयार होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन प्लेस होगी और पाकिस्तान के हमले को कबूल करने के लिए और तोड़ने के लिए हर प्रकार से तैयार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने जिस तरह से बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या की, इसको लेकर पूरे देश में उबाल है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आग किसी भी वक्त भड़क सकती है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं और आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाला भारत का ऑपरेशन अब बस शुरू होने वाला है। ऐसे में भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पब्लिक प्लेस पर युद्ध के सायरन बजाकर मॉक ड्रिल के जरिए देश के नागरिकों को युद्ध जैसे हालातों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। आतंकियों को पालने वाले और पहलगाम अटैक की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी अब ये लगने लगा है कि उसके मिट्टी में मिलने का समय नजदीक आ गया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारी की गई है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस वक्त इसकी तैयारी की जा रही थी, हिंदी खबर के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट विक्रम सिंह वहीं पर मौजूद थे। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला और उसके बाद से पूरे देश में अब मॉक ड्रिल किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। देख सकते हैं अभी यहाँ पर जैसे कि सायरन अभी यहाँ पर बजाया जा रहा है। सायरन बजाकर कैसे लोगों को जब कहीं पर अगर एयर स्ट्राइक होती है या बम गिराए जाते हैं तो उस समय पर लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से ले डाउन होना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पूरी तरीके से यहाँ पर सायरन जो है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है और अलर्ट दिया जा रहा है कि पूरी तरीके से लोग कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे, कैसे जब यहाँ पर सायरन बजे तो लोगों को किस तरीके से उसके लिए एक्टिव होना है। साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उठने के बाद यहाँ पर भी सब लोग उठने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट किया गया कि देखिए अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, आग लगती है तो उस चीजों को कैसे बैलेंस किया जाएगा। देखिए कि यहाँ पर जैसे ही आग लगती है, बम ब्लास्ट होता है, आग लगती है, अगर किसी जगह पर लोग परेशान होते हैं तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना, उसको उसकी भी पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग कैसे बुझाई जानी, क्योंकि
बहुत जरूरी है कि जब अचानक से अगर आक्रमण होता है या कहीं पर भी एयर स्ट्राइक होती है, आग लगती है, लोग जलते हैं, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उन सभी चीजों के लिए पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर लोगों को सिखाया और बताया जा रहा है। यूपी के 17 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित किया गया है। इलाकों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन जिलों को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के तहत 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारतीय सेना का मूवमेंट होता है। पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध की स्थिति होती है तो इन जगहों पर दुश्मनों की नजर हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम करना गृह मंत्रालय के लिए बेहद जरूरी होगा। लोगों को भी इसके लिए पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। मॉक ड्रिल्स हमेशा होती रहती हैं। मैं एटीएस में था तो मुझे याद है एनएसजी साल में 2 बार आती है, काउंटर हाईजैक मॉक ड्रिल भी करती है और टेररिस्ट इंसिडेंट अगर किसी अन्य प्रकार का हुआ तो उसकी भी करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी ऐसी मॉक ड्रिल्स करती है, एटीएस भी करती है, तो हमेशा ही हम करते हैं। लेकिन जब खतरा कोई बढ़ा हुआ दिखता है तो हम लोग उसके बारे में और सक्रिय हो जाते हैं और मैं इस निर्देश का स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर के एजेंसीज भी और नागरिक भी मिलकर के इन मॉक ड्रिल्स को सफल करेंगे। कई डिप्लोमेटिक उपाय किए गए हैं, कई और काम किए गए, लेकिन जो आतंकवादी, जो अपराधी थे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि वो हम पे गोली चलाएंगे तो हम भी उन पे गोली चलाएंगे। कब, कहां, किस तरीके से होगा, ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तय करेंगी। हमारे पास क्या इंटेलिजेंस है, कैसे उस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करें, किस समय हमको स्ट्राइक करना चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तय करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अकॉर्डिंगली निर्देशित किया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल एक प्री प्लान प्रैक्टिस है जिसमें खतरे या इमरजेंसी की स्थिति से बचने के लिए इस तरह की तैयारी की जाती है। इस प्रैक्टिस को करने पर यह आकलन किया जाता है कि लड़ाई, हमले या युद्ध के समय लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे और उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। कई बार तो बिल्कुल असल जैसी स्थिति बनाई जाती है, जैसे आग लगाना, आतंकी हमला या भूकंप जैसी स्थितियां पैदा करना। लोगों को उस स्थिति में सुरक्षित बचाने से लेकर राहत कार्यों को अंजाम देने की पूरी प्रैक्टिस की जाती है। मॉक मतलब जैसी लड़ाई में क्या होगा, सायरन बजता है। जब हमारे लीडर ने देखा कि हवाई जहाज आ रहे हैं, सायरन बजेगा, तो आपको सायरन की आवाज समझनी चाहिए। डरने की बात नहीं है। आपको ये भी पता हो कि शेल्टर कहाँ है। शेल्टर आपके बेसमेंट में है या मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ेगा। वो तो यूक्रेन में देख रहे हैं और आपने बॉर्डर पे भी देखा कि हमारी कश्मीरी नागरिक है, वो जब देखते हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, वो शेल्टर में चले जाते हैं। दूसरा, हमको सोचना चाहिए ड्रोन आएगा तो क्या होगा और या मिसाइल आएगा तो क्या होगा। तो ये सब बच्चों को भी सीखना पड़ेगा। और ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट पुराने जमाने से चले आ रहा है। कोई भी हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज आए, उसको टारगेट नहीं दिखाई देगा। तो ब्लैकआउट की बहुत जरूरी है कि आप उसका पालन करें, उसको प्रैक्टिस करें। हमें समझना चाहिए ब्लैकआउट क्या होता है, मॉक ड्रिल क्या होती है, सायरन का आवाज क्या होता है, शेल्टर हमारा कहाँ है, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, यह हमारा बेसमेंट कहाँ है। और ये आगे जाके उनको सिखाएंगे कि थोड़ा पानी वगैरह का प्रबंध होना चाहिए, कुछ सैंडविचेस बना के रख दीजिए, ताकि लंबे टाइम पे अगर जो सायरन बजे और अटैक नहीं हुआ या होने का ज्यादा समय लगे तो कुछ फिक्र करने की बात। मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध की तैयारी को परखा जाता है। संभावित युद्ध के लिए लोगों को सुरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जगहों को सुरक्षित करने की प्रैक्टिस की जाती है। पुलिस, सेना और बाकी विभागों में तालमेल बढ़ाने के लिए इसे किया जाता है। कंट्रोल रूम और मॉक वॉर रूम की टेस्टिंग की जाती है। वो किसी भी लड़ाई में जाने से पहले बहुत लाजमी है कि देशवासियों को बताया जाए कि कल अगर एयर रेड होता है या हवाई हमला होता है या मिसाइल अटैक होता है या रॉकेट अटैक होता है या यूएवी का ड्रोन अटैक होता है, तो उस समय एयर रेड सायरन बजता है। तो ये एयर रेड सायरन को कैसे पहचानना है, ये कितने ड्यूरेशन का होगा, और जब हमला खत्म हो जाता है और उसकी कोई तो उसके बाद ऑल क्लियर होता है। तो ऑल क्लियर क्या होता है? दूसरा जो भी हमला होगा उसमें जान और माल का नुकसान होता है, तो उसमें पैनिक ना हो। जो लोग घायल हो गए हैं उनको कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है। हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं लड़ाई के समय कि 50 to 60% बेड जो हैं उनको केवल और केवल घायलों के लिए रखा जाएगा और उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी माफिक जो आपके एनसीसी कैडेट्स हैं और जो आपके सिविल डिफेंस वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है ताकि बिना पैनिक के
वो इनको इवैक्यूएट कर सकेंगे। कई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगी, मलबे में लोग फंसे होंगे, तो उनको कैसे निकालना है। साथ ही साथ बहुत लाजमी है जो आपके क्रिटिकल एसेट्स हैं, जैसे कि एमुनिशन डंप हैं, जैसे कि पेट्रोल डंप्स हैं, जैसे कि एयर बेसेस हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोई वाइटल ब्रिजेस हैं, उनको कैमोफ्लेज कंसील करना बहुत लाजमी है ताकि दुश्मन आसानी से उनको पहचान के बर्बाद ना कर सके। 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भारत ने आतंकिस्तान को 2 बार सबक सिखाया है। लेकिन पहलगाम में टूरिस्टों को निशाना बनाकर आतंकियों ने अपनी कब्र खोद ली है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान में पल रहे एक आतंकी और उसके पीछे खड़े लोगों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय आपात स्थिति सामने आ सकती है। इसके लिए पहले से ही सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मॉक ड्रिल से कुछ खास बातों के बारे में पता चलता है, जिससे युद्ध की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन करके लोगों को बचाया जा सकता है, जैसे मौजूद सेफ्टी इक्विपमेंट ठीक है या नहीं और किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। सुरक्षाकर्मी और बचाव टीम किस प्रकार या किस सामर्थ्य के साथ लोगों की जान बचा सकती है। देश के बाकी जगहों के साथ ही श्रीनगर के डल लेक में भी एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की तैयारी की। श्रीनगर में नाव पलटने की मॉक ड्रिल की गई। किस तरीके की एक्सरसाइज जो मॉक ड्रिल की है वो चल रही है? मॉक ड्रिल की प्रिपरेशन हम आज कर रहे थे, हमने किया। इससे लोगों को हम अवेयर करते हैं। और जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है डल लेक, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। जैसा हादसा हुआ है पहलगाम में, उसके रिलेटेड हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मतलब क्या क्या एक्सरसाइज करवाते हैं आप, अगर आप देखेंगे अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे? अगर कोई बोट कैप्साइज होता है उससे हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, या ड्रोन पोजीशन कोई डूबता है उसको हम रिट्रीव करते हैं, और आग लगती है कहीं पे हाउस बोट में, यानी कि अगर जंग की सूरत हाल हुई, अगर जंग हुआ, युद्ध हुआ, तो जो अटैक के दौरान आप जो पानी में लोग हैं उनको सिखा सकते हो कि सिखा रहे हो कि किस तरीके से बचना और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? जी सर, उनको हम अवेयर करते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचाएं और दूसरों लोगों को भी बचाएं, कम से कम टाइम में और कम इक्विपमेंट के साथ कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं। जी, इसके साथ मेरे साथ इस वक्त ये भी सेना सीआरपीएफ की जवान भी है जो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। आप बताएं किस तरीके से सर आप तैयार हैं जो इस वक्त जंग की दिशा ले रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की? हम तो तैयार हैं। जैसे कि पानी में हमारी ड्यूटी है, तो यहाँ पे क्या है, एसडीआरएफ रहती है। यदि कोई भी घटना होती है तो एसडीआरएफ हमारे को सूचना करती है और हमको पता चलते तो एसडीआरएफ दे। हम दोनों मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे हाउस बोट वगैरह है, इसमें क्या है, आग ज़्यादा फैलती है, तो इसको बताते हैं कि यहाँ पे नज़दीक में जैसे कोई ज़मीनी है उस पर निकले, ना कि पानी की तरफ भागे। यदि कोई पानी की तरफ है तो कम से कम अपने पास में ट्यूब वगैरह साथ में रखें। हाउस बोटों में लाइफ जैकेट वगैरह का बताया गया है रखने के लिए, जो कि आप शिकारे में भी साथ में लाइफ जैकेट रख रहे हैं। मॉक ड्रिल को शुरू करने के लिए पहले तय समय पर सायरन बजाया जाता है या फिर लोगों को चेतावनी दी जाती है। बताया जाता है कि आग लगी है, बम की सूचना है या फिर भूकंप आया है। उसके बाद फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंचती हैं। सभी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से अंदाजा लगाया जाता है कि कितना समय लगा और क्या कमियां या गलतियां रहीं जिन्हें भविष्य में बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध को लेकर भी इसी तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले का सायरन बजेगा। छात्रों को सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन की नजर से बचा जा सके। अहम ढांचों को छिपाया जाएगा। आपात स्थिति में लोगों को निकालने का अभ्यास किया जाएगा। वायुसेना के साथ रेडियो संचार लिंक का संचालन होगा। नियंत्रण कक्षों का परीक्षण होगा। नागरिक सुरक्षा सेवाओं की जांच होगी। बंकरों और खाइयों की सफाई होगी। सुरक्षा योजनाओं की अपडेट और रिहर्सल भी होगी। भारत में इससे पहले ऐसी मॉक ड्रिल 54 साल पहले 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। माहौल ऐसा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ गर्मी लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को बहुत अवश्य है कि अपने नागरिकों को बता दें सिविल डिफेंस क्या है, क्योंकि एक किताब होता है, कहता है वॉर बुक। उस किताब में चैप्टर्स होते हैं। डिफेंस का तो सब जानते हैं, सुरक्षा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या करती है। रेलवे का चैप्टर होता है कि रेलवे को लड़ाई में क्या करना चाहिए। सेना के लिए उनके रेक जो ट्रेन होती है तैयार होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है
कि अब पैसा देती है, जल्दी से चाहिए, कुछ बारूद चाहिए या कुछ चाहिए। और बाकी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वाटर मिनिस्ट्री, वो तो अभी इंडस्ट्री के बारे में लगी हुई है, और उससे होता है जो सिविल डिफेंस है वो होम मिनिस्ट्री में होती है। ऑयल मिनिस्ट्री देखती है कि भारत में तेल नहीं कम हो, उसका प्रबंध करते हैं। हमने किया था 1971 में, बीच में भी हमने कारगिल में भी किया था कि किसी हिसाब से तेल कम नहीं होना चाहिए हमारे देश में। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती का असर पाकिस्तान पर साफ दिखाई दे रहा है। युद्ध के बादल मंडराने के बाद उसे कुछ दिख नहीं रहा है कि वो क्या करे। घबराहट, डर और बेचैनी के बीच हर दिन उसके नेता उल जलूल बयान जरूर दे रहे हैं और परमाणु बम की गिदड़ भपकी भी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के सामने पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पाकिस्तान के बाद भारत से युद्ध लड़ने के लिए 4 दिन से ज्यादा का गोला बारूद नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने रक्षा बजट में 18% की वृद्धि करने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के ये कदम ठीक वैसा ही है जैसा प्यास लगने पर कुआं खोदने की तैयारी करना। अब रक्षा बजट बढ़ाने से पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा, ये समझ से परे है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कंसल्टेशन रूम में हुई बैठक में पाकिस्तान के उस झूठे दावे को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने कहा था कि भारत ने पहलगाम में खुद आतंकी हमला कराया। यूएनएससी मेंबर्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान से पूछा कि क्या इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा शामिल है। कुछ देशों ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। वहीं कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षणों और परमाणु धमकियों को तनाव बढ़ाने वाला बताया। दरअसल पाकिस्तान इस तरह के मंच का गलत इस्तेमाल कर अपनी आतंकी साजिश को छिपाना चाहता है, लेकिन इस बार उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। भारत की तरफ से जो रिस्पांस आने वाला है वो है एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, सिनर्जाइज्ड रिस्पांस। उसमें स्ट्राइक भी होगी, उसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स को जो ब्लॉक किया जा रहा है, जो कल्चरल रिलेशंस खत्म किए जा रहे हैं, प्लस उसके साथ में नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी। और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट जो हस्तियां हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, ये पाकिस्तान के ISI के जो की प्लेयर्स हैं या उनके आर्मी चीफ हैं या ये उनके जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, हाफिज सैयद या मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, इनकी असैसिनेशन, इनको नॉक ऑफ करने के लिए, चाहे वो काइनेटिक मीन से हो या चाहे उसके लिए कोई ग्राउंड रेड्स हों, ये सब एक कंसोर्टेड अटैक दिया जाएगा टू इंश्योर कि जो आतंकवाद है वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। जब इनके हैंडलर्स ही नहीं बचेंगे तो आतंकवाद कहाँ से आएगा। भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है, और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है तो दोनों तरफ को तैयार रहना ही ज़रूरत है। ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान, तो उनकी जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है पाकिस्तान आर्मी इज द हेड ऑफ टेररिज्म। आवर मेन एम शुड बी टू न्यूट्रलाइज इट विच एवर मेथड वी हैव। भारत हमेशा से नो फर्स्ट वॉर की नीति पर काम करता है, लेकिन आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारत इस नियम के तहत बाध्य नहीं है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के एयर स्ट्राइक के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया और अब पहलगाम के गुनहगारों को जिंदा दफन करने की तैयारी में जुटा है भारत। लेकिन भारतीय सेना का ऑपरेशन इस बार सिर्फ आतंकियों के लॉन्च पैड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा और इनके बीच जो भी आएगा उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदी खबर की रिपोर्ट। और पहलगाम आतंकी हमले